Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme, Triarchic Theory of Intelligence. जैसे कि हम सब जानते हैं, Triarchic Theory of Intelligence is proposed by American-born psychologist, namely Robert J. Sternberg. उसने इस थ्योरी को डेवलप किया in the year 1985. Dear students, Triarchic Theory of Intelligence is basically based on information processing approach. As we know that information processing approach believes that human brain is just like a computer. जिस तरह से कंप्यूटर में कैपेसिटी है to encode the information, store the information, by and large, retrieve the information. Same is the case with human brain. Human brain has having the capacity that to encode the information, and same information is stored. And with the passage of time, ब्रेन में कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है इस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव या हम कह सकते हैं रिकॉल करना. इसीलिए स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है, इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. डियर स्टूडेंट्स, जो 3 प्रॉपर्टीज हमारे ब्रेन में हैं, आई मीन टू से यू ह्यूमन ब्रेन में हैं, we will one by one discuss these 3 properties. Number 1, encoding. Encoding simply means our brain has having the capacity to interpret the information. I mean to say you to perceive the information from the environment. हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को परसीव करता है इन्वायरमेंट से, और उसी इंफॉर्मेशन को फिर वो मीनिंग में तब्दील करता है, एंड दैट इज नोन एज इनकोडिंग. यानी कि टू परसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली फाइंड द मीनिंग इन इट. दिस प्रॉपर्टी is known as encoding. हमारा ब्रेन जो है वो इन्वायरमेंट में से डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स को परसीव करता है, पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स को, या कोई भी चीज हम एक ह्यूमन ब्रेन को दिखाते हैं. ह्यूमन ब्रेन में कैपेसिटी है इनकोडिंग की, वो इंटरप्रेट उन चीजों को कर पाता है. फॉर इंस्टेंस, हम एक इंडिविजुअल को व्हाइट फ्लावर दिखाते हैं. व्हाइट फ्लावर सिंबलाइजेस इनोसेंस और सिंपैथी. वो उससे इनफर मीनिंग करता है, इनोसेंस या हम कह सकते हैं सिंपैथी. अगर हम एक इंडिविजुअल को रेड फ्लावर दिखाएंगे, रेड फ्लावर सिंबलाइजेस लव, यानी कि someone is having the depth of love about you. तो इस तरह से मीनिंग ड्रा की जाती है. या येलो फ्लावर दिखाते हैं, येलो फ्लावर सिंबलाइजेस हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप. इसी तरह से ब्लू फ्लावर सिंबलाइज सैडनेस, व्हाइट कॉस्मोस फ्लावर सिंबलाइज पीस और हार्मोनी. इस तरह से नटशल में हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन में
इनकोडिंग प्रॉपर्टी है। इट परसीव्स द थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली फाइंड्स द मीनिंग इन इट। नंबर सेकंड, स्टोरेज। Storage means the brain has having the capacity or capability to store the information। जिस तरह से कंप्यूटर में हम फीड इंफॉर्मेशन करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि फोन नंबर्स हम रिमेंबर करते हैं, हम व्हीकल के नंबर्स याद रखते हैं, हमारे माइंड में डिफरेंट फ्लावर्स के नाम होते हैं। जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो फ्लावर्स के नाम स्टोर कर पाता है, प्लांट्स के नाम स्टोर कर पाता है, फ्रूट्स के नाम अपने ब्रेन में स्टोर कर पाता है। तो नटशल में हम कह सकते हैं, आवर ब्रेन हैज हैविंग द कैपेसिटी and capability to store the information, and after the storing of information हमारी ब्रेन की थर्ड प्रॉपर्टी है, that is known as retrieval। Retrieval simply means recalling of the information what we have stored। जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है, विद पैसेज ऑफ टाइम जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम उसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी ऑफ रिट्राइवल। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी पर्सन का नंबर डायल करना होता है तो हम रिकॉल फोन नंबर को करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है गाड़ी के नंबरों की तो हम उस वक्त रिकॉल करते हैं। इसीलिए ब्रेन में हमें थर्ड कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, दैट इज नोन एज मेमोरी ऑफ रिट्राइवल। बच्चे से हम पूछते हैं डिफरेंट फ्लावर्स के नाम, डिफरेंट फ्रूट्स के नाम, वो रिकॉल करता है फ्रूट्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, कैपिटल सिटीज के नाम, स्टेट्स के नाम, डिफरेंट प्लांट्स के नाम, जो भी हम उसे पूछते हैं, जितनी की उसने इंफॉर्मेशन स्टोर की है, फिर अकॉर्डिंगली उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को वो रिकॉल करता है या रिट्राइव करता है। अकॉर्डिंग टू द Sternberg, these are the three different properties which are possessed by the human brain। Dear students, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। Now why Robert Sternberg's theory is known as triarchic theory of intelligence? क्योंकि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को तीन टाइप्स में डिस्क्राइब किया। He has classified the intelligence into three categories। Now we will give the detailed account of those three categories। इसीलिए उसकी थ्योरी को ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। नंबर 1, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। पहली जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। Analytical intelligence is the type of intelligence in which a person is able to analyze the information। ये वो इंटेलिजेंस है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। एनालाइज सिंपली मीन्स टू स्प्लिट, टू ब्रेक डाउन। यानी कि अगर हमें सिस्टम को समझना है, सिस्टम को हम तब तक नहीं समझेंगे
जब तक कि हम सिस्टम को पार्ट्स में स्प्लिट ना करेंगे, जब तक कि हम सिस्टम को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ब्रेक डाउन सिंपली मीन्स टू गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट विच इज रिलेटेड टू द सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें मार्कर को समझना है तो किस तरह से हम इस मार्कर को समझ सकते हैं? Dear students, we will analyze the each and every part of the marker. जो ये मार्कर है इसे हम स्प्लिट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू वेरियस पार्ट्स में, ताकि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट all the parts which are associated with this substance which is known as marker. So analytical intelligence helps to understand any substance or any system, क्योंकि ये वो एबिलिटी है और जिन लोगों में ये एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो आराम के साथ किसी भी चीज को स्प्लिट करते हैं, एनालाइज उसे पार्ट्स में करते हैं, फिर कंप्लीटली उस कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं। जैसे कि दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, लाइक दिस इज द कैप ऑफ द मार्कर, दिस इज द टिप ऑफ द मार्कर। इनसाइड द मार्कर देयर इज द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस। जो इसके अंदर सॉफ्ट सब्सटेंस है उसे हम रिफल कहते हैं, एंड दैट वेरी रिफल कंटेन्स द फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम इंक कहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इंक वी राइट एनी इंफॉर्मेशन। जो बॉडी ऑफ मार्कर है इट इज वेरी मच हार्ड। दिस सबस्टेंस मार्कर इट कंटेन्स नंबर ऑफ कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ब्लैक स्ट्रिप्स contained by the marker. There are the blue strips contained by the marker, and mostly marker is white in color. Silver strips are also found in this marker. इस तरह से एक कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, और जिन इंडिविजुअल्स में एनालिटिकल पावर ज्यादा होता है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, जिन इंडिविजुअल्स में एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, यानी कि दोज इंडिविजुअल्स हु हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दे हैव मच मोर चांस टू गेट द एकेडमिक सक्सेस। उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि वो कंटेंट को इजीली एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाते हैं। इसीलिए उन इंडिविजुअल्स को हम बुक स्मार्ट इंडिविजुअल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कंपोनेंशियल मीन्स बेस्ड ऑन द पार्ट्स। किसी भी सिस्टम को हम पार्ट्स में समझते हैं, लाइक अगर हमें प्लांट को समझना है या किसी बड़े दरख्त को समझना है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्री और सिंपली टू अचीव द कंसेप्ट ऑफ ट्री बाय मीन्स ऑफ इट्स पार्ट्स। हाउ द ट्री कंटेन्स ब्रांचेस, रूट्स, शूट्स, स्टेप, फ्रूट्स, लीव्स, so on and so forth. इसी तरह से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को समझने के लिए एनालिटिकल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को हम नहीं समझ सकते हैं विदाउट द एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो नटशेल में हम कह सकते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू अस to understand the system by splitting or analyzing its various parts or components. That is why
According to Sternberg, analytical intelligence is also known as componential intelligence. And this intelligence is further classified into three different components. Number one, knowledge acquisition component. Number second, meta component. And number third, performance component. Now, dear students, we will give the detailed account of all the three components of analytical intelligence one by one. Knowledge acquisition component. Knowledge acquisition is acquiring or gaining knowledge to understand things in a better way. It simply helps us to collect new information. For example, one cannot drive a car without having knowledge or information about the procedure of how to drive a car. जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में पहला कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। यानी कि तब तक हम किसी चीज को समझ नहीं सकते हैं जब तक कि हमें उस चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी। तो जब तक कि हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, हम चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमें न्यू इंफॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है ताकि हम चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं। हमारे लिए आसान होता है उन चीजों को हैंडल कर पाना। फॉर इंस्टेंस, वी कैन नॉट ड्राइव द कार। एक इंडिविजुअल तब तक कार को ड्राइव नहीं कर सकता है जब तक कि उसे कार के पार्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हीकल क्या चीज है, स्टीयरिंग का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, इंजन का क्या काम है, गियर का क्या काम है, फर्स्ट गियर क्या होता है, सेकंड गियर क्या होता है, ये कहां पर होते हैं। यानी कि एक सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन जब तक कि व्हीकल के रिलेटेड नहीं होगी, व्हीकल के डिफरेंट पार्ट्स के रिलेटेड नहीं होगी, तब तक एक इंडिविजुअल ड्राइविंग नहीं सीख सकता है। वन कैन नॉट ड्राइव द कार। इसीलिए नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू गेन द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज अबाउट द थिंग, अबाउट द फिनोमेना। नंबर सेकंड, मेटा component. Meta component is that component in which an individual is able to monitor, control and evaluate the information. यानी कि ये वो कंपोनेंट है जहां पर एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है, मॉनिटर करता है, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाता है एंड फाइनली इवैल्यूएट्स द सेम इंफॉर्मेशन जो उसने पहले कंपोनेंट में, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में हासिल की है। इवैल्यूएशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इट नीडेड द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। ऑलवेज कीप इट इन द माइंड। कभी कभार नेट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या सेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग किस कंपोनेंट में इन्वॉल्व होती है? हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग मेटा कंपोनेंट में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम एग्जामिन नहीं कर पाते हैं विदाउट द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए इट नीडेड द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अगर हमें स्किल ऑफ ड्राइविंग सीखना है, स्किल ऑफ ड्राइविंग सीखने के लिए देयर मस्ट बी द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। किस तरह से हम गियर चेंज करते हैं, एक ड्राइवर जो है या एक व्यक्ति जो है कब वो फर्स्ट गियर लगा सकता है, कब वो सेकंड गियर लगा सकता है, कब वो रिवर्स गियर का इस्तेमाल करता है।
कब रिवर्स गियर की जरूरत पड़ती है, नेशनल हाईवे पे स्पीड क्या होनी चाहिए, सेफ ड्राइविंग कौन सी ड्राइविंग है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये स्किल सीखने के लिए वन मस्ट possess द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। और मेटा कंपोनेंट जो है यहां पर हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग इस्तेमाल होती है, सो दैट वी कैन लर्न द थिंग्स, वी कैन डेवलप द स्किल कंपिटेंसी। एक इंडिविजुअल ड्राइविंग में परफेक्शन हासिल कर सकता है। द इंडिविजुअल कैन लर्न द स्किल ऑफ ड्राइविंग कीपिंग इन व्यू द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। सेफ्टी मेजर्स वो गेन कर सकता है इन द मेटा कंपोनेंट। नटशेल में हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल कंप्रहेंसिवली ड्राइविंग प्रोसीजर को या ड्राइविंग स्किल को सीख सकता है, एंड इट इज सेफ्टी मेजर्स with the help of higher order of thinking. And last is performance component. The performance component of intelligence deals with action, or it is the application of knowledge which is already gained in knowledge acquisition and meta component. In this component, an individual has ability to perform the task more betterly or with high degree of perfection. Dear students, ये लास्ट कंपोनेंट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस का। दिस कंपोनेंट इज एक्शन ओरिएंटेड। अब आपने स्किल को सीखा है, अब आपने नॉलेज गेन हासिल की है। नाउ यू वांट टू अप्लाई द नॉलेज इन प्रैक्टिकल फील्ड। When you are practically applying the knowledge, that component is known as performance component. अब आप pragmatically यानी कि practically गाड़ी को ड्राइव करते हैं with high comprehension। कब गियर चेंज करना है आप करते हो, किस जगह फर्स्ट गियर लगाना है आप लगाते हो, किस जगह रिवर्स गियर लगाना है तो आप लगाते हो, कहां पर स्पीड ज्यादा करनी है तो आप करते हो, कब स्पीड कम करनी है तो आप करते हो। तो जब आप प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को यूज करते हो, सो दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इस तरह से स्टर्नबर्ग ने एनालिटिकल इंटेलिजेंस को, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इट कंटेन्स three components. First, knowledge acquisition component. Number second, meta component. और लास्ट में हमने डिस्कस किया performance component. Now we will discuss second type of triarchy theory of intelligence, which is entitled as creative intelligence or experiential intelligence. Dear students, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू जनरेट नॉवल आइडियाज, थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज। यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जिसमें एक इंडिविजुअल न्यू वेज से सोचता है, इनोवेटिव वेज से वो सोचता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द इंडिविजुअल adopts new ways, or we can say that innovative ways। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट एबिलिटी। It means an individual is able to think in different ways and directions in order to create new thing. Dear students,
Thomas Alva Edison was creative child. He started the experiments at the age of 8 years. On the basis of creative intelligence, Thomas Alva Edison invented the electric bulb. Marconi was also creative individual. On the basis of inborn creative potentials, Marconi invented radio. जिन इंडिविजुअल्स में क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, दे आर एबल टू इन्वेंट द न्यू थिंग्स. जैसे कि हम सब जानते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए हम माउस ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारे घर में कोई बच्चा क्रिएटिव होगा, वो उस ओल्ड माउस ट्रैप को मॉडिफाई करता है और अपना न्यू माउस ट्रैप बनाता है, जो उससे भी बेटर होता है, कंप्रहेंसिव होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है. सो वी कैन से दैट द चाइल्ड इज क्रिएटिव, क्योंकि वो अपने आइडियाज को मॉडिफाई करता है. देयर स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी पॉइंट्स में पाई जाती है. जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो किसी की पोइट्री को पढ़ता है और उसी की पोइट्री को दर्शाता है. लेकिन क्रिएटिव पॉइंट्स आर दोज जिन्हें अपनी क्रिएशन होती है पोइट्री की. देयर स्टूडेंट्स, जो क्रिएटिव पोइट्स होते हैं, वो दूसरे की पोइट्री को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि वो अपनी पोइट्रीज क्रिएट करते हैं. तो नटशल में हम कह सकते हैं, क्रिएटिविटी इज बेसिकली एबिलिटी टू जनरेट नॉवल आइडियाज और सिंपली टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. All the inventions and discoveries are based on creativity. यानी कि creativity plays important role in order to invent and discover the things. जिन बच्चों में creative potentials पाए जाते हैं, वो new things invent कर पाते हैं, वो चीज़ों को discover कर पाते हैं, क्योंकि उन बच्चों में क्रिएटिव पोटेंशियल पाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. यानी कि वी डेवलप द क्रिएटिविटी विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस. जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, किस तरह से Thomas Alva Edison perceived how hen hatches the eggs. तो एक दिन वो खुद अंडों पे बैठ गया in order to hatch the eggs. तो मदर ने उससे पूछा, you are not hen or duck, you can hatch the eggs. तो थॉमस एल्वा एडिसन एक क्रिएटिव बच्चा था, तो उसने क्रिएटिव जवाब दिया, आई एम बिगर देन द hen or duck. When hen or duck can hatch the eggs, why not me? मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूं? तो उसने इस मैकेनिज्म को विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया, नॉलेज हासिल की, किस तरह से एक hen जो है वो अंडों को हेज करती है, तो फिर अकॉर्डिंगली जो वो अंडे हैं वो चिकन में तब्दील होते हैं. एंड ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंसेस gained by the Thomas Alva Edison, he has invented the machine that is known as hatching machine. तो हम नटशल में कह सकते हैं, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज experiential intelligence. After the creative intelligence or experiential intelligence,
Third last type of intelligence, which is discussed by Robert Sternberg, that is known as practical intelligence, और practical intelligence को contextual intelligence भी कहते हैं. Dear students, it is the ability to adopt and navigate real world situations, including social situations. Thus, this type of intelligence is also known as street smart intelligence. यानी कि ये वो एबिलिटी है, ये वो इंटेलिजेंस है in which an individual is able to encounter the ideas in day-to-day life. यानी कि जो हम प्रैक्टिकली डे-टू-डे लाइफ में अपने आइडियाज को यूज कर पाते हैं, that intelligence is known as practical intelligence. For instance, अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए या किसी फील्ड में एक्सीलेंस दिखाने के लिए it needed the intelligence. That intelligence is known as practical intelligence. या हम कह सकते हैं contextual intelligence. और जिन इंडिविजुअल्स में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो सिचुएशंस के हिसाब से चलते हैं. जब भी वो किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स which they encounter in day-to-day life. Dear students, इस इंटेलिजेंस को हम स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं. यानी कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं in order to solve different problems so that individual can achieve the goals. For instance, एक इंडिविजुअल वो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत सक्सेस हासिल करता है बिकॉज द पर्सन possesses the contextual intelligence, या हम इसे कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. कोई इंडिविजुअल जो है वो क्विकली पब्लिक रिलेशनशिप्स डेवलप करता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए, सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है. विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस you understand the social structure, you know how to deal with the system. इसीलिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हर एक के पास नहीं होती है. अगर किसी वक्त एक सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वहां पर कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्विकली सॉल्व करता है. सब लोग फेल होते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन जिस इंडिविजुअल के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है सिर्फ समझ नहीं पाता है बल्कि सॉल्व भी कर पाता है. ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस which is possessed by an individual, that is known as contextual intelligence or practical intelligence. Once I have gone through a magazine, दो कंट्री के फौजों के दरमियान झड़प हो गई बॉर्डर पे, और एक फौज जो था वो दूसरे फौज पे हावी हो गया. उन्होंने उन पे हमला दाग दिया तो रूथलेसली आर्मी मैन को किल किया. लेकिन उनमें से एक आर्मी मैन समहाउ जख्मी हो गया. तो अब वो देख रहा था ये चुन चुन के मार रहे हैं, लेकिन उस आर्मी मैन के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज दैट इंटेलिजेंस व्हेन वी फेस different problems or encounter different problems in day to day life. उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम
कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और इसी तरह से जो ये आर्मी पर्सन था, जो देख रहा है कि हमारे एक एक फौजी को चुन चुन के मारा जाता है, तो इसने अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज किया। ये मुर्दे की तरह लेट गया और जल्दी जल्दी जो वहां पर ब्लड था, और उस ब्लड में अपने आप को लथपथ किया ताकि उन्हें लगे ये भी मुर्दा है। जांच करने के बावजूद भी जो दूसरी कंट्री के आर्मी मैन थे, या हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स, वो फेल हो गए टू अंडरस्टैंड इनमें से कोई जिंदा है। क्योंकि जो ये आर्मी मैन था जिसके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी, इसने पूरे अपनी बॉडी को खून में लथपथ किया था जानबूझ के, और ये देख रहा था कि यहां पर दुश्मन खड़ा है। और जब वो वहां से भाग गए, उन्हें इत्मीनान लगा कि इसमें कोई जिंदा नहीं है, तो उसके बाद वो नीचे गया, पहाड़ के नीचे वो गया आहिस्ता 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 से। फिर अपने साथियों को खबर दी, हमें कहां पर हमला हो गया और मेरी जान कैसे बच गई और मैंने क्या किया। पूरे किस्से को वहां पर दर्शाया। तो नटशल में हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है, जब भी आप कोई सिचुएशन फेस करते हो, किस तरह से आप उस सिचुएशन से निकलते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द practical intelligence of an individual. This was all about the today's lecture. Dear students, in next lecture हम personality part को discuss करेंगे, like concept of personality, nature of personality, factors affecting the personality, and likewise various theories related to the personality. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.